नमस्कार। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वह है भारत का राष्ट्रपति। तो आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है आते हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। तो ये सब जो है ये संघ की कार्यपालिका में आ गए। संघ की कार्यपालिका में शामिल हो गए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल हो गए और महान्यायवादी हो गए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, उन्हें हम लोग संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, यानी राष्ट्रपति हमारे संविधान के प्रमुख माने जाते हैं, जबकि वास्तविक रूप से जो प्रमुख होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह भारत के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। सिर्फ भारत के ही नहीं, सभी देशों के लगभग जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। अगर राष्ट्रपति पुरुष है तो फर्स्ट लेडी बोलते हैं हम लोग। वहाँ के जो राष्ट्रपति की पत्नी होते हैं, अभी देखेंगे काफ़ी चर्चा में है डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, तो फर्स्ट लेडी यूज़ होता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहला चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति। दूसरा कि वह 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सके, यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है राष्ट्रपति बनने के लिए। साथ ही साथ आप किसी लाभ के पद पर ना हो। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली होगी कि लाभ का पद मतलब हो गया कि कहीं और से भी आपको सैलरी आ रही है सरकार के ये से, तो फिर आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बट कुछ पोस्ट हैं जिन्हें कि लाभ के पद पे नहीं माना गया, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, यानी कि जो मंत्री सब बनते हैं, तो वो सब जो पोस्ट होता है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया है। यानी इन सब पोस्ट पे लोग हों तो वो क्या है कि राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने योग्य बातें होंगी कि अगर वो किसी भी सदन का, चाहे वो केंद्र के सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा, या फिर वो विधान मंडल के सदन यानी कि विधान परिषद या विधानसभा के अगर सदस्य होते हैं, तो फिर उन्हें जो है जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे तो वहां से जो है उन्हें त्यागपत्र देना होगा। आगे देखते हैं अब हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को कई जगह पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी लिखा हुआ मिलता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि चलिए ये तो हो गया कि निर्वाचन होगा, लेकिन कोई लोग तो होंगे कि वोट देंगे। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री का होता है तो चलिए सांसद का चुनाव होता है, लोग उनको चुनते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आम जनता चुनती है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी आम जनता हिस्सा लेते हैं? तो आप देखेंगे कि आप कभी राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालें। आप जो है प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो सांसद को वोट डालते हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो विधायक को वोट डालते हैं, बट आप कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं डाले होंगे। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें आम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो फिर कौन वोट डालते हैं? तो इसके लिए खास एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग निर्वाचक मंडल कहते हैं। निर्वाचक मंडल में जो जो लोग होंगे वही लोग क्या करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के को जो है वोट डालेंगे उम्मीदवार को। तो अब देखेंगे कि निर्वाचक मंडल में होते कौन है। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि संसद जो हो गए हमारे, तो उसके दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। यहाँ ध्यान देंगे कि कई राज्यों में विधान परिषद की भी सुविधा है, जैसे बिहारी है तो विधान परिषद है यहाँ, बट राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य जो है हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली, पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो जो जहाँ भी विधानसभा है, और एक बात और ध्यान रखना है कि चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं।
ठीक। अब देखेंगे हम लोग कि जब सांसद वोट देते हैं और विधायक वोट देते हैं तो इनका जो है वोट का एक वैल्यू होता है, एक मूल्य होता है कि एक विधायक का वोट जो है कितना होगा, तो उस राज्य के सभी विधायक का वोट उतना ही होगा। तो उसका क्या है कि एक फॉर्मूला है। तो जैसे एक विधायक के मत का जो मूल्य होता है उसमें क्या होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या होती है, उसके बाद उस राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य होते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसे 1000 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार एक विधायक के मत का मूल्य निकलता है। और एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है कि सभी विधायक के मतों का मूल्य, जितने भी विधायक हैं उसके मतों का मूल्य, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, संसद में जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसके, क्योंकि मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं। अब एक बात जो है यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो कुल जनसंख्या है, ये जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या नहीं होती है, ये जनसंख्या 1971 की जनसंख्या होती है। और संविधान में बताया गया है कि 2026 तक, यानी अभी जो है ये प्रावधान किया गया है कि 2026 तक आप यही जनसंख्या लेंगे 1971 की। 2026 के बाद जब पहली बार जनसंख्या प्रकाशित होगी जो संभवतः 2031 में होगी, चूंकि ये 10 साल पे होती है, 2011 में हुआ था, फिर 2021 में होगा, तो फिर 2031 में होगा। तो ये जनसंख्या के बाद फिर यहाँ जनसंख्या लिया जाएगा, बट अभी 1971 की ही जनसंख्या चल रही है। अब क्या है कि इसके आधार पर जिसको भी वोट आएगा ज्यादा उसे जो है राष्ट्रपति चुना जाएगा, बट एक निश्चित भाग लाना जरूरी होता है मत का, कि ऐसा नहीं है जो सिर्फ ज्यादा आएगा, एक आपको वैल्यू लाना होगा। वो क्या होगा कि जितने भी वैध मत डाले गए उसमें भाग दिया जाता है निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या से। हमारे केस में चूंकि निर्वाचित होकर एक ही आएंगे, एक ही राष्ट्रपति का चयन होता है, तो इसलिए एक, फिर उसमें एक, और जितना टोटल आएगा हमारे पास उसमें एक जोड़कर एक निश्चित मत का भाग निकाला जाता है। और इसके बाद ही जो है उससे ज्यादा आता है तब राष्ट्रपति बनता है, वो आदमी निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की भी आवश्यकता होती है। ये प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते हैं ये निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रस्तावक मीन्स प्रपोजर, तो कोई भी प्रस्तावक जो है, कोई भी व्यक्ति प्रस्तावक बन सकता है, ऐसा नहीं है। निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति के, उसके जो है 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में लगेंगे। साथ ही साथ उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। और यह जमानत राशि जो है जब्त भी हो सकती है अगर वो जो उम्मीदवार हैं वो कुल डाले गए मत का 1/6 भाग मत नहीं प्राप्त कर सके, यानी कि इतना मत यदि प्राप्त वो नहीं कर सके तो उनका जो 15,000 रुपये का राशि जमा हुआ वो रिजर्व बैंक में जमा रह जाएगा। अब देखिए कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है और उससे संबंधित किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट में होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर चुनौती नहीं दिया जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। निर्वाचक मंडल अपूर्ण का मतलब जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, जो सांसद विधायक होते हैं, अगर वो नहीं हो, मान लीजिए किसी विधायक का तबीयत खराब हो, कोई विधायक इंडिया से बाहर हो या सांसद बाहर हो, तो ऐसी स्थिति पर आप चुनौती नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट में कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण था इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। और यदि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे तो भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य अवैध नहीं होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है और पोस्ट पर आने के बाद, पद पर आने के बाद वो कोई कार्य करता है और बाद में उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया आपका जो निर्वाचन था वो सही नहीं था, अब आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो वहां से वह व्यक्ति राष्ट्रपति पद से हट जाएगा, बट उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो वैलिड रहेंगे, वो कार्य चलते रहेंगे। राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनते हैं उन्हें पद धारण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार हो अपना वो बन सकते हैं। बट यूएसए में ऐसा है कि एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि भारत में भी अभी तक बस राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने।
अब देखिए, राष्ट्रपति के पद में रिक्तता भी आ सकती है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारणवश खाली भी हो सकता है। तो किस किस कारणवश खाली हो सकता है, तो देखिए, एक तो 5 साल का कार्यकाल जो होता है वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, अगर राष्ट्रपति चाहे कि नहीं अब हमें इस पोस्ट पे नहीं रहना है यार, हमसे नहीं हो पा रहा है, लो हम अब त्याग पत्र दे देते हैं, तो वो त्याग पत्र भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। अगर किसी राष्ट्रपति की दुखद मृत्यु हो जाती है पद पे रहते हुए तो भी पद खाली हो जाएगा। और यदि योग्यता ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अवैध करार दिया हो, तो भी राष्ट्रपति का पोस्ट क्या है, खाली हो जाएगा। अब देखेंगे, जब 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर क्या प्रावधान है कि इससे पहले कि आपका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो आप चुनाव करवा लें और नया राष्ट्रपति चुन लें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए अगर कि चुनाव नहीं हो पाया हो किसी कारणवश 5 वर्ष से पहले, तो फिर जो राष्ट्रपति अभी हैं वर्तमान में वही राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव के तहत वो निर्वाचन के तहत आ नहीं जाते। यानी यहाँ पर इस राष्ट्रपति पद को जो है उपराष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नहीं संभाल सकते। जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वही जो है उस पद को क्या करते हैं, आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा जो है राज अंतराल या शासनांतरण से बचने के लिए किया गया कि ऐसा नहीं हो कि 2 के कार्यकाल के बीच में गैप हो जाए, तो उस गैप से बचने के लिए, इंटररेग्नम से बचने के लिए ऐसा प्रावधान लाया गया। यानी 5 वर्ष का जब कार्यकाल समाप्त होगा तो उपराष्ट्रपति नहीं संभालेगा, राष्ट्रपति ही कंटिन्यू रखेंगे अगर किसी कारणवश नए राष्ट्रपति नहीं आ पाए तो। अब बाकी जो स्थिति बचती है, जैसे त्याग पत्र देने पर, तो त्याग पत्र किनको देंगे, तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। तो त्याग पत्र देने पर, महाभियोग द्वारा हटाने पर, मृत्यु के पश्चात या निर्वाचन अवैध में क्या है कि तब उपराष्ट्रपति जो होंगे उस वक्त वही भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगेंगे। और यह जो है मैक्सिमम 6 माह तक कार्य कर सकते। इस दौरान यह राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी सुविधाएं, वेतन भत्ते, जो भी चीजें, सारा कुछ एंजॉय करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है या उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है संभालते हैं। और यदि ये भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वहाँ उनका एक पैनल बना होता है, तो उसमें से जो वरिष्ठतम होते हैं वो संभालते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ध्यान रहे कि 6 माह तक ही संभाल सकते हैं। मैक्सिमम आप 6 माह के अंदर जो है आपको चुनाव करके नया राष्ट्रपति निर्वाचित कर लेना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सिर्फ एक ही प्रावधान है कि यदि संविधान का उल्लंघन किया गया हो राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि ये बात क्लियर नहीं की गई कि संविधान का उल्लंघन कहने का जो आशय है वो है क्या, बट ये लिखा गया कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, तो किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ राज्यसभा होता है, ठीक है, वो हम लोग उपराष्ट्रपति में पढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति के विषय में देखते हैं। तो किसी भी सदन में जो है महाभियोग का आरोप सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किए जाते हैं, कि जिस भी सदन में लगेगा उस सदन के 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर कर देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में चला जाएगा। दूसरे सदन में उन आरोपों की जांच होगी। राष्ट्रपति इस दौरान स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं दूसरे सदन में, और या फिर अपना प्रतिनिधित्व करा सकते हैं किसी व्यक्ति से। फिर दूसरा सदन अगर इन आरोपों को सही पाता है तो फिर दूसरे सदन को भी महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत भी कहते हैं। 2 प्रकार के बहुमत होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तो विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही पद छोड़ना पड़ जाता है। महाभियोग जो है संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते की। तो राष्ट्रपति को जो है अभी जो सैलरी है वो 5 लाख प्रति महीना है, पर मंथ उनको मिलता है। पेंशन के रूप में वेतन का 50%,
उनको रहने के लिए जो राष्ट्रपति भवन मिलता है उसका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य प्रकार के भत्ते मिलते हैं। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति क्या होता है कि उन पर आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारियों से वो छूट होता है, उनको उन्मुक्ति होती है, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। कार्यकाल के दौरान जो है उन्हें किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, उन पर आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाया जा सकता, यहाँ तक कि अगर वो उनका पर्सनल एक्ट है तो भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो जेल भेजने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हालांकि 2 महीने का नोटिस अगर उन्हें दिया जाए तो उनके जो निजी, उनके पर्सनल जो एक्ट हैं उनके लिए उन पर अभियोग चलाया जा सकता है। तो ये जो है पार्ट 1 रहा राष्ट्रपति का, जिसमें कि हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखे। अब हम लोग पार्ट 2 में जो है शक्ति और कर्तव्य देखेंगे राष्ट्रपति का, कि एक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।